हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का नाम है घर्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, जब दो सतह एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं तो उनके बीच में उनकी गति का जो प्रतिरोध करने वाला जो एक बल होता है या प्रतिरोध करने वाला जो कारक होता है उसको बोलते हैं घर्षण। ठीक है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि जब एक सतह के ऊपर दूसरी सतह फिसलती है तो चाहे सतह चाहे कितनी भी चिकनी हो, हम उसको अगर माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से सतह बने हुए दिखेंगे, कुछ इससे अंदर धसे हुए दिखेंगे, कुछ इससे बाहर निकले हुए दिखेंगे। तो जो अंदर धसे हुए इससे होते हैं उनको बोलते हैं वैली, और जो बाहर निकले हुए इससे होते हैं उनको बोलते हैं पीक। जो पीक और वैली इस तरह से निकले होते हैं और दूसरी सतह में भी कुछ इस तरह से निकले होंगे, तो जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे के अंदर फिट बैठ जाते हैं। ठीक है। और जब ये एक दूसरे से फिट बैठेंगे और जब एक गति करेंगे तो ये एक दूसरे गति को इस तरह रोकने की कोशिश करेंगे, और जब ज्यादा बल लगाएंगे तो इनकी जो पीक है इनको थोड़ा सा तोड़कर ये आगे चले जाते हैं। फिर आगे जाने वाली जो पीक आएगी उनमें जाके फिट बैठ जाते हैं, फिर उनको तोड़ते हुए इस तरह आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह से दोनों सतह एक दूसरे के ऊपर से घिसने लगती हैं। तो उस घिसने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जो घर्षण बल कहते हैं उसको। तो इसका एक तरह से गति को रोकने वाला बल होता है ये। अब इसको दूर भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो बल है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर थर्ड है फ्रिक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। ठीक है। और ये अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे मान लो एक वस्तु ये रही, इसके ऊपर दूसरी वस्तु अगर इधर की ओर आगे गति करेगी, पी बल लगाकर इसके ऊपर गति करेगी, तो यहां पर ये जो दोनों नीचे वाली वस्तु की ये ऊपरली सतह और ऊपरली वाली वस्तु की निचली सतह, इन दोनों के बीच में इस तरह से पीक और वैली अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हर एक सतह कुछ इस तरह से दिखेगी हमको, क्योंकि पूरी तरह से प्लेन कोई नहीं होती। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये हमको इस तरह दिखेगी। अब दूसरी सतह बिल्कुल इस तरह से होगी, तो ये दोनों सतह इस तरह से एक दूसरे के ऊपर संपर्क में आएंगी। ठीक है। जब एक को गति करवाएंगे तो दूसरे के ऊपर क्या होगा, इसकी जो ऊंची नीची जो सतह है वो दूसरे वाली सतह को रोकने की कोशिश करेगी। तो ये जो रोकने की जो कोशिश करने वाला जो बल होता है ना, इसको बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है। और जब ये एक दूसरे पर गति करने लगती है तो ये जो पीक है, ये चोटी जो निकली हुई रहती है, ये टूट जाते हैं और जिसकी वजह से ये गति करने लगती है। तो बार बार अगर ये इस तरह टूटते रहेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा बल नहीं लगाना पड़े इसके लिए यहाँ पर घर्षण बल को कम किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एक बल होता है पी जो हम लगा रहे हैं वस्तु का खिसकाने के लिए, तो इसके विपरीत दिशा में एक बल होगा जिसको बोलेंगे घर्षण बल। ठीक है। अब देखो मान लो ये जो वस्तु है इसका वजन क्या है, W भार है, भार मतलब वेट, W नीचे की ओर है, तो इसका प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। अब खास बात ये है कि अगर ये वस्तु इसके ऊपर गति नहीं कर रही है, बिल्कुल रुकी हुई कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में P और F दोनों बराबर होंगे। जितना बल ये लगेगा उतना ही बल ये लगेगा, दोनों बराबर। और जितना बल, इसको यहां पर R नाम देते हैं, जितना बल W होता है उतना ही बल R होता है। ये होता है रुकी हुई कंडीशन में। ठीक है। घर्षण बल हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। तो फायदेमंद तो देखो कहां पे है, फायदे। सबसे पहले हम इसके फायदे पढ़ते हैं। देखो जब हम या कोई साधन या कोई भी एक सतह के ऊपर जब हम गति करते हैं तो हमारे पैरों के नीचे और जो फर्श है उसके बीच में घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से हम आगे सरक पाते हैं। अगर हमारे पैरों के नीचे और छत के बीच में घर्षण बल खत्म हो जाएगा तो हम आगे गति नहीं कर पाएंगे। जैसे बर्फ के ऊपर जब हम गति करते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम आगे गति नहीं कर पाते और हम फिसलने लगते हैं। तो ये घर्षण की वजह से होता है। तो एक तो हम चलने में, दूसरा जो बेल्ट ड्राइव है या फ्लैट बेल्ट बोलते हैं, फ्लैट बेल्ट या पट्टा बेल्ट है, इस तरह की और बहुत सारी गति है, सड़क और टायर के बीच में गति है। तो ये सब घर्षण बल की वजह से ही हो रहा है। घर्षण बल की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर गति कर पाते हैं। अगर इनके बीच में घर्षण बल खत्म कर दिया जाएगा तो इनमें फिसलन बढ़ जाएगी और जो
सिर्फ पटा घूमता रहेगा, उसके नीचे जो शाफ्ट लगी हुई है वो शाफ्ट कभी नहीं घूमेगी, है ना। अगर टायर और रोड के बीच में घर्षण बल खत्म कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे टायर एक बर्फ के ऊपर चल रहा हो, तो सिर्फ टायर घूमता रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा अगर घर्षण बल खत्म कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में तो घर्षण बल फायदेमंद है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर घर्षण बल बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे कोई इंजन है या मोटर है या कुछ ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं जिनके बीच में गियर लगे हुए हैं, तो गियर एक दूसरे के साथ में गति करते हैं, तो अगर उनके बीच में घर्षण बल ज्यादा होगा तो एक दूसरे की गति को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है इंजन की जो पावर होती है उसमें नुकसान होता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए, वहां पर घर्षण बल को कम करने के लिए उनके बीच में ऑयल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज लगाई जाती है जो उनके घर्षण बल को कम कर सके। ये घर्षण बल कम कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने तुमको बताई थी कि पीक और वैली बनी होती है, इन जो वैलीज हैं इनके अंदर अगर हम ग्रीस भर देंगे, ऑयल भर देंगे या कोई और दूसरी चीज भर देंगे तो ये भरकर जो सतह हो जाएगी वो बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। अब चिकनी सतह के ऊपर एक दूसरी जो ऊपर की सतह है उसमें भी हम ग्रीस या ऑयल भर दें तो दोनों सतह चिकनी हो जाएंगी। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी तो ये बिल्कुल चिकनी हो जाएंगे, तो इनके बीच में कोई घर्षण बल नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो वो बिल्कुल नाम मात्र को होगा। तो इस तरह से हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। जो स्नेहक है, आदि स्नेहक है या ग्रेफाइट है या और भी जैसे लिक्विड गैसेज हैं, उनको यूज करके हम इनके बीच में जो घर्षण बल है उसको कम कर सकते हैं। देखिए घर्षण को कई तरीके से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले पॉलिश करके, मतलब जो संपर्क सतह है उसको पूरी तरह से चिकना बना दें तो घर्षण बल कम हो जाएगा। दूसरा, जो संपर्क सतह है उनके बीच में एक ऐसा मीडियम लगा दें, जैसे ग्रीस है, ऑयल है या कोई और लिक्विड भर दें या कोई गैस भर दें, ताकि दोनों एक दूसरे के टच में ना आए और लगातार बल लगता रहे, ठीक है। और एक और तरीका है, जैसे दो संपर्क सतह हैं उनके बीच में बियरिंग लगा दें या बाल बियरिंग लगा दें, है ना, जिनकी वजह से भी एक दूसरे के संपर्क सतह में नहीं आएगा और वहां पर घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर घर्षण बल का प्रकार। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम घर्षण के प्रकार। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। तो देखो, पहला होता है स्थैतिक घर्षण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये क्या होता है, जब वस्तु रुकी हुई है और उस समय वस्तु को आगे सरकाने के लिए बल लगाया जा रहा है और वस्तु सरक नहीं रही है, तो उस टाइम पे जो वस्तु की सतह और जो नीचे जो फर्श है उस सतह के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल होगा उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। जैसे ये मेरे पास में पेन है, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूं आगे सरकाने के लिए, लेकिन ये सरक नहीं रहा। उस स्थिति में ये पेन की ऊपरली सतह और जो मेरे हाथ की ऊपरली सतह और पेन नीचे की जो सतह है, इन दोनों के बीच में जो घर्षण लगेगा वो होगा स्थैतिक घर्षण, ठीक है। तो यहाँ ये जो स्थैतिक घर्षण है ये बाकी सभी घर्षणों से ज्यादा होता है, सभी प्रकार के जो घर्षण बल है उनसे ज्यादा होता है। दूसरा होता है गतिक घर्षण, ठीक है। दूसरा गतिक घर्षण होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। जब एक वस्तु के ऊपर, जो एक सतह के ऊपर वस्तु गति करने लगती है, उस समय जो घर्षण लगेगा उसको बोलेंगे गतिक घर्षण, ठीक है। और ये गतिक घर्षण हमेशा इससे कम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा इस कंडीशन में ये जो F है वो हमेशा P के बराबर होता है इस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में F P के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर देखो, गतिक घर्षण भी दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, गति दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण गति और दूसरी घूर्णन गति। तो साधारण गति क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर जब गति करेगी, ठीक है, तो वो गति हो जाएगी, इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु जब फिसलती है, रेंगती है, तो उसको बोलते हैं सर्पी
घर्षण। ठीक है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा है जब वस्तु एक दूसरे के ऊपर गति करने लगती है तो इसको बोलते हैं रोलिंग घर्षण। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसको इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। देखो यहां पर हम गति घर्षण पढ़ रहे हैं, तो गति दो प्रकार की होती है, एक तो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए, एक दूसरे के ऊपर घूमते हुए। तो इनमें से भी ये घर्षण ज्यादा होता है और ये घर्षण कम होता है। ठीक है, अब हम घर्षण के बारे में थोड़ा हमको पता लग गया है। घर्षण दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण जब वस्तु रुकी हुई होती है, और गतिक घर्षण जब वस्तु चल देती है उसके बाद में। तो इनका देखो ग्राफ अगर हम बनाएं तो यहां पर इस तरह से बनेगा। देखो अगर हम एक तरफ ले लें बल, जो वस्तु को आगे सरकाया जा रहा है ना, P, इधर ले लें। चलो एक तरफ हम घर्षण ले लेते हैं। चलो बल ले लिया इधर को हमने P, और इधर को हम घर्षण ले लेते हैं, घर्षण बल F ले लेते हैं इधर को, इस पर और यहां पर। तो देखो जब तक वस्तु स्थिति कंडीशन में है, सरक नहीं रही है, धीरे धीरे हम उसमें बल बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वस्तु धीरे धीरे सरकने लगती है, उस स्थिति में घर्षण बल कम हो जाता है, और ये बल बढ़ाते जाओ, घर्षण बल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जो निश्चित बल है घर्षण बल उतना ही लगेगा, चाहे फिर गति कितनी भी रखो, कम स्पीड रखो ज्यादा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वस्तु चल देती है ना, उसके बाद में घर्षण बल में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ग्राफ होता है किसका, तो यहां पर ये होता है स्थैतिक घर्षण, इसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, और ये होता है गतिक घर्षण। अब देखा जाए तो स्थैतिक घर्षण बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन जब वस्तु गति करने लगती है उस टाइम पे एकदम से बढ़ना बंद हो जाता है, और ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर गतिक घर्षण कम होता है और स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है। जब यहां से और यहां तक लगातार बल बढ़ रहा है, तो इसके साथ में घर्षण बल भी बढ़ रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इतना बल लगा दिया कि उस बल पर वस्तु बस आगे चलने ही वाली होती है। तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। इसके बाद में क्या होता है, तो स्थैतिक घर्षण है वो खत्म हो जाता है, और फिर चालू होता है कौन सा, गतिक घर्षण। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगेगा, जो घर्षण बल होगा, F का मान होगा, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो जहां पर स्थैतिक घर्षण लगता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। अब हम पढ़ लेते हैं घर्षण के नियम। तो देखो यहां पर घर्षण हमारे पास में दो तरह के हैं, तो दो तरह के इनके नियम होंगे। तो लगभग दोनों नियम लगभग समान है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखो यहां पर मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूं। तो सबसे पहला नियम, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कोई वस्तु यहां से इधर की ओर गति कर रही है, तो घर्षण बल F हमेशा इस गति की विपरीत दिशा में ही लगेगा। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, यहां पर जो घर्षण बल है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो संपर्क सतह है उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल कम या ज्यादा हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरा क्या है, जो घर्षण बल है वो संपर्क सतहों पर निर्भर करता है कि संपर्क सतह कैसी है, चिकनी है या उबड़ खाबड़ है, जैसी भी है उसके ऊपर निर्भर करता है। और यहां पर देखो स्थैतिक घर्षण की स्थिति में जो घर्षण बल है और नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब मैंने एक चित्र बनाया था इस तरह से, ऊपर की ओर R, नीचे की ओर इसका W, इधर की ओर P और इधर की ओर F। तो ये जो F है और R है, ठीक है, F और R ये कांस्टेंट होते हैं। इसका जो रेशियो होता है इसके लिए, स्थैतिक घर्षण के लिए ये कांस्टेंट होता है। ये एक इसका नियम है। ऐसे ही गति के नियम, गति घर्षण पढ़ेंगे तो ये सारे नियम इसमें भी लागू होते हैं। गति घर्षण में क्या होता है, सारे नियम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा होती है इसमें कि
एक बार वस्तु चल देती है, चलने के बाद में उसका वेग चाहे कम हो या ज्यादा हो, चाहे कैसा भी हो, घर्षण बल समय हमेशा लगभग सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन सेम आ रही है, ये कभी ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चलने के बाद में वेग का कोई रोल नहीं रहता है घर्षण में, बस जब तक चलती नहीं है उससे पहले तो जो घर्षण होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा, तो ये नियम लगेगा नहीं। लेकिन चलने के बाद में यहाँ पर घर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, घर्षण बल वैसे के वैसे रहता है। तो ये हो गए हमारे गति में घर्षण के नियम। नेक्स्ट है हमारा घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये क्या होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण और लंबवत प्रतिक्रिया बल है, उन दोनों का अनुपात होता है घर्षण गुणांक, ठीक है। और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो देखो यहां पर इसकी परिभाषा लिखे तो सीमांत घर्षण व लंबवत प्रतिक्रिया बल का अनुपात घर्षण गुणांक कहलाता है। घर्षण गुणांक कहलाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई, ठीक है। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ये हो गया हमारा घर्षण गुणांक। यहां पर सीमांत घर्षण क्या होगा, एफ, और लंबवत प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, आर, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होता है, ये होता है घर्षण गुणांक, ठीक है। अगर हम यहां पर नीचे एक मानकर बद्र गुणा करें तो एफ को एक से गुणा करने पर तो एफ ही होगा, और म्यू को आर से गुणा करने पर म्यू आर हो जाएगा। तो ये हमारा नियम बन जाता है एक तरह से घर्षण का नियम, कि ये जो घर्षण गुणांक है म्यू, इसकी वैल्यू संपर्क सतह के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी संपर्क सतह के बीच में कितना कितना होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, शुष्क डामर और टायर, इनके बीच में जो घर्षण बल लगता है वो लगभग 1 होता है। ये जो घर्षण गुणांक है म्यू, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, या फिर मैक्सिमम 1 होती है। तो रोड, जहां पर जो डामर से बना हुआ रोड है और टायर है, उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है उसका मान 1 होता है ना। अगर डामर सूखी हुई कंडीशन में है तो, और अगर हल्की सी डामर गीली है, उस कंडीशन में जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा 0.95, 0.95, मतलब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा वहां पर ना, वहां पर थोड़ी फिसलन बढ़ जाती है। अगला है, अगर स्टील के ऊपर स्टील को फिसलाया जाए तो वहां पर जो घर्षण लगेगा वो बहुत कम होता है, वो होता है 0.18, मतलब 0.18। और अगर बर्फ के ऊपर स्टील को फिसलाया जाए तो वहां पर घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, वो होता है 0.015 और 0.010, मतलब 0.010, ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर बर्फ के ऊपर रबड़ को, मतलब टायर, एक गाड़ी के टायर या गाड़ी को अगर बर्फ के ऊपर लगाकर ब्रेक लगाया जाए तो फिर वहां पर ब्रेक नहीं लगेगी, वो गाड़ी लगातार फिसलती जाएगी, क्योंकि वहां पर जो घर्षण गुणांक है उसका मान हो जाता है बहुत कम। वो कितना हो जाता है, वो होता है 0.005, 2 बार पॉइंट के बाद 2 बार 0 लगाकर 5 है ना, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम घर्षण कोण। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो ये क्या होता है, देखो अगर हम एक ब्लॉक बनाएं, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये इसके नीचे किसी सतह के ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे की ओर लगेगा भार W, ठीक है, इसके ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगेगा R, इधर की ओर लगेगा F घर्षण बल, और इधर की ओर लगेगा P जो बल इस वस्तु को गति करवाने के लिए लगाया जाता है। तो यहां पर घर्षण कोण क्या होता है, देखो ये जो R और F,
इन दोनों का एक कोई ना कोई परिणामी बल होगा, मान लेते हैं ये परिणामी बल S है जो इधर की ओर लगा हुआ है। तो इस S और ये जो R है इनके बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसको बोलेंगे घर्षण कोण। फिर से देखेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल, इन दोनों का जो परिणामी बल होगा R उसके बीच में, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसको बोलते हैं घर्षण कोण। ठीक है, अगर हम इसको एक चित्र में दिखाएं इस तरह से, ये जो R है इसको मैं यहां पर ये दिखा दूं, इसको ये जो F है उसको मैं ये F दिखा दूं यहां पर। ठीक है, ये F दिखा दिया, और ये S है इसको मैं इस तरह से तिरछा दिखा दूं, ये S दिखा दिया हमने, और ये ऊपर की ओर है, ये इधर की ओर है। ठीक है, और यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, S और R के बीच में, तो ये कोण बन रहा है हमारा फाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों बलों को एक त्रिभुज के रूप में दिखा दिया। यहां पर ये जो है 90 डिग्री का कोण होगा, तो यहां पर हम त्रिकोणमिति लगा सकते हैं आराम से। तो यहां पर हम tan फाई निकालेंगे, tan फाई। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहां पर लंब क्या होगा, लंब होगा F, आधार क्या होगा R, तो ये बन गया F अपॉन R बराबर क्या हो गया tan फाई। और हमने पढ़ा है कि F अपॉन R बराबर तो म्यू होता है ना, तो इन दोनों से देखें तो F अपॉन R के बराबर म्यू भी है, F अपॉन R के बराबर tan फाई भी है। तो यहां पर हम अगर हम लिखना चाहें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, tan फाई बराबर म्यू, ये निकल जाएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहां पर फाई जो क्या है घर्षण कोण है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, इसके बराबर ये घर्षण कोण की वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है,